ओके, गुड इवनिंग। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रक्चरलिज्म स्टार्ट किया था और स्ट्रक्चरलिज्म की चर्चा हम लोग सस्योरियन लिंग्विस्टिक्स तक स्ट्रक्चरलिज्म की हम लोग चर्चा कर चुके थे। अब आगे इसी स्ट्रक्चरलिज्म में ये जो दूसरी और चीजें आती हैं, ठीक है, रशियन फॉर्मलिज्म है, उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग आज पढ़ेंगे दैट इज रशियन फॉर्मलिज्म। ठीक है, ये भी स्ट्रक्चरलिज्म का ही पार्ट है, एक स्ट्रक्चरलिस्ट मूवमेंट है। तो इसके लिए कुछ चीजें यहाँ पर हमने पॉइंटेड नोट किए हैं और कुछ चीजें हम लोग लिखेंगे। तो देखिए, पहला जो पॉइंट है लिखा है दैट इज स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। कहाँ पर? इन रसिया। टाइम्स का याद रखना है, फ्रॉम 1910 to 1930s. Okay, and Russian formalism is the name now given to a mode of criticism which emerged from two different groups. एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं। पहला एक जिसको कहते हैं हम लोग मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल, जो कि 1915 में एस्टेब्लिश हुई थी, और दूसरा है जिसको कहा जाता है ओपोजैज ग्रुप। ठीक है, ओपोजैज ग्रुप का अभी आगे इसका पूरा नाम देखेंगे। ठीक है, ये एक्चुअली रशियन नेम है। ठीक, ओपोजैज ग्रुप। ये ओपोजैज का जो फुल फॉर्म है ये रशियन में है। ठीक है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, इट इज लिंक्ड टू अमेरिकन न्यू क्रिटिसिज्म because of their similar emphasis on close reading. ठीक है, मैंने आपको बताया था न्यू क्रिटिसिज्म पढ़ाते समय कि न्यू क्रिटिसिज्म का जो एम्फेसिस है, जो उसका बेसिस है, वो किस पर है? क्लोज रीडिंग पर। ठीक है, वो टेक्स्ट की बात करते हैं और टेक्स्ट की टेक्सचुअल स्टडी की बात करते हैं। वो ऑथर को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, वो राइटर को रिजेक्ट करते हैं, उसकी हिस्टोरिकल और बायोग्राफिकल डिटेल को रिजेक्ट करते हैं, और पढ़ते क्या है? वो जो भी राइटर है, सॉरी, जो टेक्स्ट है उसको एज अ टेक्स्ट पढ़ते हैं, मींस ऑटोटेलिक टेक्स्ट के रूप में देखते हैं। ऑटोटेलिक याद रखना है, तो उससे रिलेटेड है। ठीक है, बिकॉज कि वो भी क्लोज रीडिंग से रिलेटेड था, और ये रशियन फॉर्मलिज्म भी क्लोज रीडिंग से ही रिलेटेड है। आगे देखेंगे, द रशियन फॉर्मलिस्ट regarded themselves as the developers of a science of criticism and are more interested in discovery of systematic method for the analysis of poetic text. तो ये लोग जो हैं फॉर्मलिस्ट जो हैं, ये अपने आप को मानते हैं that they have developed the scientific mode, scientific way of understanding and analyzing poetry. It means they are related especially in literature to the genre of poetry. Means इनका जो पर्टिकुलर रिलेशन है, जो ये रिलेट करते हैं, इनका जो बेसिक रिलेशन है वो पोएट्री से। बाद में जो चीजें हैं, जो और टेक्स्ट आते हैं, वो नॉवेल्स और नैरेटोलॉजी वगैरह की बात इसमें करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी, इट इंक्लूड्स the work of a number of high influential Russian and Soviet scholars. ये जो स्कॉलर्स हैं, इनमें कुछ नाम आपको याद रखते हैं। जैसे एक इम्पोर्टेंट है विक्टर स्लोवस्की। इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन जिनको मैं मार्क कर रहा हूँ ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इनके नाम पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। ठीक है, एक तो है विक्टर स्लोवस्की, दूसरा है व्लादिमीर प्रॉप, ठीक है, तीसरे हैं रोमन जैकब्सन। वैसे एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन है एक्सेप्शन है। ठीक है, जे साइलेंट है, रोमन एक्सेप्शन। क्लियर? एंड बाकी जो अदर राइटर्स हैं उनमें है यूरी टिनिनो, बोरिस एचेनबम। देखिए, एचेनबम का भी नाम आपको एग्जाम में कहीं कहीं मिल जाएगा। ठीक है, बोरिस एचेनबम और बोरिस टोमोवस्की एंड ग्रेगोरी गुकोवस्की। ठीक है, ये 4-5 नाम है जिनका रिलेशन रहा। बेसिकली ये रशियन मूवमेंट है, इसलिए इसमें जो मेजर थियरिस्ट हैं उनका भी रिलेशन कहाँ से है? रसिया से ही। आगे देखेंगे, हु रेवोल्यूशनाइज्ड लिटरेरी क्रिटिसिज्म बिटवीन, टाइम पीरियड आपको समझना है 1914 टू एंड द 1930s बाय
establishing the specificity and autonomy of poetic language and literature। मीन्स जो बेसिक इनका कॉन्सेप्ट था, जो सोवियत स्कॉलर्स थे, इनका जो बेसिक फोकस है इस पर है, लैंग्वेज पर है, ठीक है, और लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर पर है। आगे देखेंगे, कह रहे हैं रशियन फॉर्मलिज्म exerted a major influence on thinkers like Mikhail Bakhtin and Yuri Lotman and on structuralism as a whole। मीन्स इनका जो रिलेशन, जैसे मैंने अभी पहले ही बताया कि ये जो है स्ट्रक्चरलिस्ट मूवमेंट है, तो इसका जो इन्फ्लुएंस है, इन पर जो इन्फ्लुएंस है, या फिर ये जो बेस्ड है किस पर है, स्ट्रक्चरलिस्ट मूवमेंट पर। तो ये तो हो गया पहला मास्को लिंग्विस्टिक सर्किल, ठीक है। हमने यहाँ पीछे अगर आपने ध्यान दिया हो, हमने दो ग्रुप्स की बात की, एक है मास्को लिंग्विस्टिक सर्किल, ठीक है। तो मास्को लिंग्विस्टिक सर्किल की बात की अभी तक हम लोगों ने की। दूसरा जो आया था एक रशियन फॉर्मलिस्ट ग्रुप था, जिसको कह रहे हैं डिस्क्राइब टू डिस्टिंक्ट मूवमेंट्स, ठीक है। एक तो कौन सा हो गया, मास्को लिंग्विस्टिक सर्किल हो गया, जिसको हम लोग समझ चुके। दूसरा कौन सा था, अपोजैज, ठीक है। अपोजैज का जो रशियन नाम है भैया, इसको पढ़ लेना, रशियन हमको नहीं आती इसलिए इसको हम नहीं पढ़ सकते। इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो है सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ पोएटिक लैंग्वेज। तो एक ग्रुप हो गया मास्को लिंग्विस्टिक सर्किल, और दूसरा हो गया ओपोजैज, जिसको कहते हैं सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ पोएटिक लैंग्वेज। ये कहां पर एस्टेब्लिश हुआ था, ये था सेंट पीटर्सबर्ग में। और दूसरा मास्को लिंग्विस्टिक सर्किल, जो कि मास्को में था, 1914 में था, और ओपोजैज 1916 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं रशियन फॉर्मलिज्म से रिलेटेड, उनको हम लोग लिख लेंगे। तो जैसे इसको अगर नहीं लिख पाए हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो पॉज करके आप इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं। हम लोग आगे इसको मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, मेजर वर्क्स। यहाँ 4 वर्क लिखेंगे हम लोग। फर्स्ट लिखिएगा पोएटिक्स। देखिए ये पोएटिक्स एरिस्टोटल वाली नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये पोएटिक्स है, 1919 में पब्लिश हुई थी, एंड इट वाज रिटन बाय ओरिप ब्रिक, ओरिप ब्रिक और बोरिस एचनबम, बोरिस एचनबम, ठीक है। बोरिस एचनबम, और तीसरे थे एंड विक्टर स्लोवस्की, विक्टर स्लोवस्की, ठीक है, विक्टर स्लोवस्की। दूसरा जो वर्क लिखेंगे, मॉडर्न रशियन पोएट्री, मॉडर्न रशियन पोएट्री। इसका जो पब्लिकेशन है वो है 1921, ठीक है। ये है किसका वर्क, बाय रोमन एक्सेप्शन, ठीक है। तीसरा जो वर्क हम लोग लिखेंगे, दैट इज ऑन द थियोरी ऑफ पोएट्री, ऑन द थियोरी ऑफ थियोरी ऑफ पोएट्री, ठीक है।
ऑन द थियरी ऑफ पोएट्री, ये जो है 1926 में पब्लिश हुआ था। देयर आफ्टर 29 में जो है इसका ट्रांसलेशन आया था 1929। लिखा था इसको किसने? विक्टर स्लोवस्की। करिए बाई विक्टर स्लोवस्की। ठीक है, विक्टर स्लोवस्की। और चौथा और लास्ट वर्क है मार्फोलॉजी ऑफ द फोक टेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है, रशियन फॉर्मलिज्म का मार्फोलॉजी लॉजी ऑफ द फोक टेल। ठीक है, मार्फोलॉजी ऑफ द फोक टेल 1928 का वर्क है। किसने पब्लिश किया? बाय व्लादिमीर प्रॉप। ठीक है, तो ये व्लादिमीर प्रॉप और ऊपर के 3 वर्क्स, ये चारों वर्क बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको याद रखना है। देयर आफ्टर कुछ इनके अजम्पशंस हैं, उनको भी हम लोगों को लिख लेना है और समझ लेना है। तो लिखिएगा मेन अजम्पशंस। मेन assumptions। ठीक है, तो मेन assumptions हम लोग देखते हैं। फर्स्ट assumption देखेंगे थोड़ा सा कलर चेंज करके। पहला देखिएगा, पहला assumption इनका है कि लिटरेचर का इनके लिए मतलब है पोएट्री। ठीक है, ये स्पेशली पोएट्री की बात कर रहे हैं। वॉज अ स्पेशल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। वॉज की बजाय इसको इज ही करिए तो बेटर है। इज अ स्पेशल फंक्शन ऑफ पोएट्री। ठीक है, तो पोएट्री सॉरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो पहला इनका अजम्पशन क्या है? इनका मतलब जो रशियन फॉर्मलिस्ट है, इनका जो फर्स्ट अजम्पशन है वो ये है कि लिटरेचर मींस पोएट्री इज अ स्पेशल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, मींस जो पोएट्री है वो सिंपली क्या है? लैंग्वेज का एक स्पेशल फंक्शन है। आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड अजम्पशन की बात करें तो सेकंड अजम्पशन इनका जो है that is it is possible to discover the underlying formula or structure of literary text of literary text
by a study of devices और ये डिवाइसेस क्या हैं, इन डिवाइसेस को जरा अलग से समझिएगा। ये हैं लिटरेरी टेक्निक्स, लिटरेरी टेक्निक्स like symbols etc. ठीक है, तो ये सिंबल जैसी जो अदर चीजें हैं इनको क्या समझते हैं, इन्हें डिवाइसेस के रूप में कहा गया और इन डिवाइसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं कि जो पोएट्री की अंडरलाइन फार्मूला है और स्ट्रक्चर है उसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है, समझा जा सकता है। यहाँ जो लिटरेचर लिखा है, हमेशा लिटरेचर का मतलब समझिएगा कि जो पोएट्री है वही इनके लिए लिटरेचर है। ठीक है, बिकॉज कि इनका जो प्राइमरी फोकस है वो पोएट्री पर है। तो जो भी बातें ये लोग लिटरेचर के लिए लिखेंगे उसको समझना है कि पोएट्री की बात कर रहे हैं। अच्छा, तीसरा अजम्पशन इनका देखिएगा, थर्ड अजम्पशन की बात अगर हम लोग करें तो थर्ड अजम्पशन देखेंगे नेक्स्ट कि लिटरेरी एनालिसिस could be as accurate and precise as science। अच्छा, अभी पीछे हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये जो रशियन फॉर्मलिस्ट हैं ये अपने आप को इस बात के लिए इम्पोर्टेंट मानते हैं कि इन्होंने लिटरेचर की स्टडी की, लिटरेरी एनालिसिस की, साइंटिफिक वेज जो है सर्च आउट किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो एक अजम्पशन था वो ये था कि लिटरेरी एनालिसिस जो है, लिटरेरी एनालिसिस का मतलब यहाँ पर है कि पोएटिक एनालिसिस। ठीक है, पोएट्री की जो एनालिसिस है उसकी बात ये कर रहे हैं। ठीक है, जो लिटरेरी एनालिसिस है क्या किया जा सकता है, वो एक्यूरेट हो सकता है और प्रिसाइज हो सकता है, जैसे कि कोई साइंटिफिक फार्मूला यूज करके कोई साइंटिफिक रिसर्च किया जाए, कोई साइंटिफिक एनालिसिस की जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए साइंस की एक जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक है वो एक्यूरेसी है। ठीक है, तो साइंस जो करता है वो एक्यूरेसी के साथ करता है। ठीक है, दूसरी चीज वो प्रिसाइज होता है। तो दोनों ही जो क्वालिटीज हैं वो इनका असम्पशन है कि पोएट्री पर लागू हो सकती हैं। एक अगली बात है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको हम लोग अलग से लिख लेते हैं, वो है लिटरेरीनेस। लिटरेरीनेस, ठीक है, लिटरेरीनेस is a special use is a special use of everyday language। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट बातें हम लोग इनके विषय में कर ली। अच्छा, अब इनका एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहा जाता है डीफेमिलियराइजेशन। तो नेक्स्ट समझते हैं हम लोग डीफेमिलियराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डीफेमिलियराइजेशन।
ठीक है, डीफेमिलियराइजेशन। ये नाम से ही काफी चीजें आपको इसमें समझ में आ रही होंगी, तो कुछ इसका थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कुछ इस टर्म के विषय में। देखिए फर्स्ट पॉइंट हम लोग समझना है कि इसके कॉइनेज के विषय में, तो लिखिएगा अ टर्म coined by Victor Slavorsky। विक्टर स्लोवस्की, ठीक है, विक्टर स्लोवस्की इन 1917, ठीक है, 1917 में विक्टर स्लोवस्की ने इस टर्म को कॉइन किया था। टर्म क्या है? डीफेमिलियराइजेशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखना है आपको, इट इज द प्रोसेस where language is used in a way that ordinary and familiar ordinary and familiar ordinary and familiar things look different, things look different, ठीक है। देखिए यहाँ पर बात जो हो रही है वो पोएट्री की हो रही है, मान के चलिए आप लिटरेचर की बात हो रही है कि इन लिटरेचर और इन पोएट्री लैंग्वेज क्या करती है, लैंग्वेज का एक ऐसा यूज किया जाता है कि जो हमारी फेमिलियर थिंग्स हैं, नोन थिंग्स हैं, ऑर्डिनरी थिंग्स हैं, उनको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, जस्ट लाइक वी प्रेजेंट इन डिफरेंट वे। सिंपली I would like to give an example. Just when you start reading Chaucer's Prologue to the Canterbury Tales, okay, and the very first line, you will find that April is the month of sun and star, okay. Then April is a very ordinary thing, okay, is a month which comes every year, but we are seeing a very special feature here in the poetry of Chaucer. Or I would like to give another example with the same thing, and this will be a very important question to you, that when T.S. Eliot began his very famous poem, The Wasteland, he begins that April is the month, April is the cruelest month. Okay, then once we know April very familiarly, that is key, April is the fourth month of the year. But thereafter, once we read in the poetry that April is the month of sun and star, means is a month of pleasant weather, and at other place we are studying that April is the month of scorching heat. April is the month of sun, cruel. April is a cruel month. Means we are knowing very special features. Means the very familiar thing, that is April, is presented to us, is presented to reader in a defamiliar way. Okay, so familiar को जब हम defamiliar करते हैं, this process, this use of language is known as defamiliarization. I hope आपको ये चीज क्लियर होगी। आगे बात करते हैं, it is a literary device
ठीक है, ये एक लिटरेरी डिवाइस है। नेक्स्ट पॉइंट, हियर reality is modified. Reality is modified. ठीक है, रियलिटी इज मॉडिफाइड को याद रखिएगा। डिफेमिलियराइजेशन कैसे होता है कि रियलिटी जो है उसको मॉडिफाई करके हम चीजों को, हम मींस पोइट, ठीक है, पोइट क्या करता है, चीजों को डिफेमिलियर करता है। दिस प्रोसेस इज डिफेमिलियराइजेशन। तो क्या लिखा हम लोगों ने, हियर रियलिटी इज मॉडिफाइड फॉर अस थ्रू a special use of language। ठीक है, लैंग्वेज के स्पेशल यूज के थ्रू यहाँ पर क्या किया जाता है, जो जो रियलिटी है उस रियलिटी को मॉडिफाई करता है। और मॉडिफिकेशन के थ्रू क्या होता है, फेमिलियर चीजों को डिफेमिलियर किया जाता है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ defamiliarizing the familiar things by a poet, by a literary person, is known as defamiliarization। Okay, so next point, let's move ahead. Next point, we should write that it distinguishes it distinguishes poetic or literary language or literary language language from a non-poetic poetic or non-literary or non-literary language। एक्चुअली में जो बात है, वो जो डिफरेंस है नॉन पोएटिक और पोएटिक लैंग्वेज में, वही एक्चुअली में डिफेमिलियराइजेशन है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्लोवस्की। स्लोवस्की मीन्स विक्टर स्लोवस्की। स्लोवस्की, प्रॉप, प्रॉप मीन्स व्लादिमीर प्रॉप, and Tudzendo Todorov, ठीक है, Tudzendo Todorov studied, सॉरी पूरा एक साथ है, ठीक है, Todorov studied how the language language of fiction
produced the effect of defamiliarization. ठीक है, defamiliarization. Next and last point here about this defamiliarization, that is Vladimir Prop studied the morphology of the folktale. Morphology of the folktale. ठीक है, ये इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में करिएगा, द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फोकटेल एंड अंडरलाइन कर लेंगे. ठीक है, देयर आफ्टर हम लोग कुछ और इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को लिखेंगे. देयर आफ्टर विल मूव अहेड. नेक्स्ट नाउ सम इंपॉर्टेंट वर्क्स. इंपॉर्टेंट वर्क्स, कुछ वर्क्स यहाँ भी हम लोग लिखेंगे. Two, three. फर्स्ट लिखना है, दैट इज structuralist poetics. Structuralist poetics. This is by Jonathan Collier. Jonathan Collier. Next one, structuralism in literature. In literature. This is by Robert Solis. And third one is structuralism and semiotics. And semiotics. ठीक है, structuralism and semiotics. This is by Terence Hawkes. Terence Hawkes. ठीक है, ये है रॉबर्ट्स 3 वर्क्स हैं, इनको भी आप ध्यान दे लेंगे. एंड दीज आर इंपॉर्टेंट वर्क्स एंड दीज मे बी आस्क्ड. ठीक है, तो ये कुछ बातें हम लोगों ने समझी, दैट इज अबाउट रशियन फॉर्मलिज्म and about defamiliarization and some works. Okay,
Now we have to discuss some individual critics related to this structuralism and Russian formalism. These critics are Roman Jakobson, Vladimir Prok, Roland Barthes, and Mikhail Bakhtin. So we'll discuss these critics and the theorists individually and their terms, their concepts. Okay, so we'll discuss these writers and critics in next lectures. And thank you for the class.